हम लोग देख रहे थे सेक्शन 190 जिसमें कॉग्निजेंस लेना था मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस किस चीज़ पे लेता था? या तो पुलिस रिपोर्ट हो, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एफआईआर नहीं, पुलिस रिपोर्ट, या फिर कंप्लेंट हो, या फिर सूचना मिली हो पुलिस अधिकारी किसी भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा, या उसका अपना पर्सनल नॉलेज के द्वारा, चाहे वो पेपर पढ़ लिया हो चाहे टेलीफोन आ गई हो, इस पे कॉग्निजेंस लेता था। तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कब तक ले सकता है, ये एक सवाल है, और इससे आपसे पीटी में सवाल पूछता है। निकालिए चैप्टर 36, सेक्शन 467 टू 473। कॉग्निजेंस लेना क्यों जरूरी था? क्योंकि जिस वक्त हम लोग चैप्टर 14 देख रहे थे, कार्रवाई शुरू करने के लिए वो अपेक्षित शर्तें थी, कंडीशन रिक्विजिट टू इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स था। कॉग्निजेंस लिए बिना कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कॉग्निजेंस लेना था। लेकिन कॉग्निजेंस कब तक लेने के लिए हम इंटाइटल्ड हैं? कोई लिमिटेशन एक्ट है इसके कंसर्निंग? तो पहले तो उसके चैप्टर 36 के हेडिंग को गौर से देखिए। क्या लिखा हुआ है वहां? लिमिटेशन तो लिखा हुआ है, और कुछ लिखा हुआ है उसके अलावा? क्या लिखा है? सर्टेन ऑफेंसेस, उसको अंडरलाइन कीजिए। वो सर्टेन ऑफेंसेस की कंसर्निंग बात कर रहा है। कुछ अपराधों, सभी अपराधों के कंसर्निंग वो नहीं बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अपराधों के लिए लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, सबके लिए लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। उसमें पहली बात ये आप ध्यान लीजिए कि जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंस से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं उसके कंसर्निंग कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। फर्स्ट, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस किसको कहते हैं? जैसे इनकम टैक्स आप नहीं दे रहे हैं, सेल टैक्स आपने नहीं दिया है, ये सब किस चीज से रिलेटेड है? इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो आपके पास एक एक्ट है, जिस वक्त ये पारित हुआ था उसी वक्त वो भी पारित हुआ है, एक्ट नंबर 12 ऑफ 1974। क्या है? इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन applicability of Limitation Act 1974। एक्ट नंबर 12 ऑफ 1974 वो उसी में दिया होगा। अब देखिए ना, बेयर एक्ट आपने खोल रखा है, वहाँ शेड्यूल 2 की एक लिस्ट दी गई है, उसमें 25 एक्ट्स है। उन 25 एक्टों के कंसर्निंग कोई लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है। उसमें आपका इनकम टैक्स एक्ट है, सेल टैक्स एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, नहीं है। मिला? अच्छा, बेयर एक्ट कौन लेके आए हैं? सब लोग बुक लेके आए हैं? बेयर एक्ट है आपके पास ना, उसमें होना चाहिए। नहीं मिला? हाँ, शेड्यूल 2 में, यस, इसी के शेड्यूल 2 में, जिस एक्ट का भी हमने नाम लिखवाया आपको, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, उसके सेक्शन 2 के शेड्यूल 2 में एक उसने शेड्यूल बना रखा है, उसमें 25 एक्ट्स हैं जिसके कंसर्निंग कोई लिमिटेशन पीरियड
लागू नहीं होती है। हाँ, उसके में है, नीचे पीछे नहीं देखिए, उसमें शेड्यूल में नहीं मिलेगा, वहीं लिखा हुआ है 468 के बाद लिखा होगा, जहाँ 467 देख रहे हैं ना, 468 के बाद वो एक लिस्ट दे रखी है। अच्छा नहीं मिला है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा नेट पे आपको। तो वहां उसने लिस्ट दे रखी है, तो इकोनॉमिक ऑफेंस के कंसर्निंग लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा, पहली बात। और दूसरा, इसने जो लिख रखा है परिसीमा काल का क्या मतलब है, 467 में जो उसने कहा है कि लिमिटेशन का क्या मतलब है, तो वो कहता है कि 468 में जो लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है वही उसका मतलब है। और 468 में देखिएगा 3 क्लॉजेस हैं, उसमें 3 सबसेक्शंस हैं। पहला सेक्शन कहता है कि लिमिटेशन एक्ट के बाद आप उन अपराधों का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं, यानी जो लिमिटेशन पीरियड क्रॉस कर गया उसके बाद आप कॉग्निजेंस नहीं ले पाएगा मजिस्ट्रेट। एक लिमिटेशन हम लोग ने देखा था पहले, याद कीजिए, जिस वक्त डिफेमेशन की बात हो रही थी, डिफेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, क्या लिमिटेशन पीरियड था, 6 मंथ। 6 मंथ के बाद नहीं लेंगे, तो एक लिमिटेशन वहां से आया है, सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 के सबसेक्शन 5 से एक लिमिटेशन वहां से आया, और दूसरा लिमिटेशन 468 के सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है। और ये 468 का 2 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना है कि लिमिटेशन पीरियड क्या है, क्योंकि पीटी में इसी तरह से प्रश्न पूछते हैं। कहता है कि जहां अपराध सिर्फ जुर्माने से दंडनीय हो वहां लिमिटेशन पीरियड 6 महीना, जहां अपराध की सजा 1 साल तक हो वहां लिमिटेशन पीरियड 1 ईयर, और वहां 1 साल से ऊपर और 3 साल तक हो तो लिमिटेशन पीरियड कितना आसान तो है याद करना। और 3 साल से ऊपर हो तो पनिशमेंट अगर 3 साल से ऊपर रहा तो यस, देन कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं। इसलिए उसने लिखा है कि सर्टेन ऑफेंसेस के कंसर्निंग ही लिमिटेशन पीरियड है, सभी ऑफेंसेस के कंसर्निंग नहीं। ये लिमिटेशन पीरियड हम डाले क्यों, 2 कारण है। पहला ये कि जानते हैं जिस वक्त हम केस करते हैं तो कोर्ट से क्या इशू होता है, समन या वारंट, और ये किसके अगेंस्ट में इशू होता है, एक्यूज्ड के। तो किसी भी व्यक्ति को जब मन किया तब जाके परेशान करने के लिए हम चले जाएं और उसको प्रोसेस इशू करवा दें, ये उचित नहीं है, पहली कंडीशन है। दूसरी, जैसे जैसे समय बीतता जाता है एविडेंसेस गायब होते जाते हैं, तो एक समय के बाद अगर आप कॉग्निजेंस लेते भी हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जितना संभावना उसको इंस्टेंट लेने में। इसलिए हमने लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब कर रखा है कि अगर सिर्फ मामला जुर्माने से दंडनीय है तो 6 महीने तक कॉग्निजेंस ले लीजिए। अगर 1 साल तक है तो 1 साल तक आपके पास लिमिटेशन पीरियड है, 1 साल से ऊपर और 3 साल तक का पनिशमेंट है तो वैसी स्थिति में 3 साल का आपके पास लिमिटेशन पीरियड है, और 3 साल से ऊपर का अगर कोई पनिशमेंट है तो कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कह रहा है कि लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा, तो कहता है जब अपराध करेंगे तब से होगा। ये तो बहुत आसान चीज है कि जब अपराध करेंगे तो हो जाएगा, हमें अपराध का पता ही नहीं है, तब कब से होगा। ये भी तो हो रहा है कि मान लीजिए आपके साथ कुछ चीजें आपने किसी पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रही है, आपको तो पता नहीं है कि कब हो रही है, जिस वक्त पता चलेगा तब। तो पहली बात यह है कि जिस तारीख को अपराध होता है उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, अगर अपराध की आपको जानकारी नहीं है तो 2 बातें होंगी, या तो आपको जानकारी हो या इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को जानकारी हो। इन दोनों में जिसको पहले जानकारी होगी उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी स्थिति यह है कि अपराधी कौन है, अगर यह पता नहीं है तो वैसी स्थिति में वही बात है, या तो उससे व्यथित व्यक्ति यानी एग्रीव्ड पार्टी जो है
उसको पता चल जाए पहले या फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको पता चल जाए, दोनों में से जिसको पहले पता चल जाए उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? 468 का सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, सॉरी 3 क्या कह रहा है? जहां एक से अधिक अपराध है, वैसे स्थिति में हम लिमिटेशन पीरियड किससे काउंट करेंगे? यस, जिसके लिए सिवियर पनिशमेंट हो उसके कंसर्निंग तय करेंगे। यानी मान लीजिए 2-3 अपराध हुआ है जिसमें एक में सजा से जुर्माना हो, दूसरे में 1 साल का पनिशमेंट हो, तीसरे में 3 साल का पनिशमेंट हो, लिमिटेशन पीरियड क्या निकालेंगे? 3 साल, क्योंकि सिवियर किस में गया? 3 साल में। ठीक है। कहता है कि जिस तारीख को ये पता चला उस तारीख को आप एक्सक्लूड कर देंगे। कंप्यूटेशन जिस वक्त आप करेंगे, गणना करेंगे लिमिटेशन पीरियड का, पता है कि गणना कब कब करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, उसके लिए 470 है, उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए कि किस तरह से लिमिटेशन पीरियड की गणना करनी है। एक स्थिति ये हो सकती है कि आपने गुड फेथ में किसी कोर्ट में कोई केस इंस्टीट्यूट किया है, गुड फेथ में, उन्हीं फैक्ट्स के आधार पे, बट उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था और ये पता चलने में लिमिटेशन पीरियड निकल गया। हो सकती है, तो हम इस पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने क्या किया था? गुड फेथ। गुड फेथ कहां डिफाइन है? यस, वेरी गुड। क्या मतलब होता है उसका? एंड अटेंशन, ड्यू केयर एंड अटेंशन, सम्यक तत्परता और सावधानी, जो भी इस ध्यान, जो भी आपका लगता है ये ड्यू केयर है। अगर इन सब के कंसर्निंग अगर आपने किसी कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया, मान लो आपको नहीं जानकारी, आपके प्लेटर को नहीं जानकारी है, वहाँ उसने इंस्टीट्यूट कर दिया और लिमिटेशन जाते जाते सुनवाई तो होगी नहीं, 6 महीना बाद या 3 साल बाद आपको पता चला कि इस कोर्ट का जुरिडिक्शन था ही नहीं, तो जब जुरिडिक्शन नहीं था तो उसके दिया गया जजमेंट भी वॉइड हो जाएगा, और जब वॉइड हो जाएगा तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है क्योंकि लिमिटेशन पीरियड क्रॉस कर गया। वैसे स्थिति में कहता है कि नहीं, अगर गुड फेथ में है और कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, उसी से मिलता जुलता कोई और डिमेरिट है, मतलब इसी तरह की कोई और बात है, तो उसी स्थिति में हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी चीज, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे रखा है या कोई इंजंक्शन दे रखा है कि आप कोई सूट या प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे। देखिए वहां जरा अलर्ट हो जाइए, 470 के 2 पे, और जहां इंजंक्शन लिखा हुआ है उसको जरा अंडरलाइन कीजिए। इंजंक्शन समझ रहे हैं? कहां से ग्रांट होता है? एसआरए में। इंजेक्शन कितने तरीके का होता है? इंजेक्शन सिविल मामलों में होता है कि क्रिमिनल मामलों में होता है? अब अगर जिनके पास मोबाइल है जरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट निकालिए और जो जो सेक्शन बोल रहे हैं खाली उसको कोट कीजिए। पहली बात, सेक्शन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 सेक्शन 4,
ये तो एस्केप रीडिंग हो गई। अब जरा ध्यान से फिर से पढ़िए, स्पेसिफिक रिलीफ और इंजंक्शन इज नोन एज प्रिवेंटिव रिलीफ। अब अगर यहां पढ़ लिए हैं तो अब जरा सेक्शन 41 निकालिए। और उसका डी देखिए, 41 का सब सेक्शन डी। क्या कर रहा है? क्या आप इस तरह के इंजंक्शन दे ही नहीं सकते हैं कि किसी के व्यक्ति को किसी कोर्ट में मामला संस्थित करना हो, इस तरह का आप इंजंक्शन नहीं दे सकते हैं। तो फिर 470 के सब सेक्शन 2 में किस इंजंक्शन की बात कर रहा है? दो बातें स्पष्ट हो चुकी है। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ सिविल मामलों में दिया जाता है, प्रिवेंटिव रिलीफ दिया जा सकता है क्रिमिनल मामलों में भी, इतना तय हो गया। लेकिन जब 41 हम लोग देखते हैं तो वहाँ कहते हैं कि इंजंक्शन किसी व्यक्ति को किसी कोर्ट में कोई मामला संस्थित करने के लिए हम दे ही नहीं सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति चाहता है किसी कोर्ट में जाना, हम कह रहे हैं कि कोर्ट में न जाए, इसके लिए कोर्ट हमको इंजंक्शन दे। कोर्ट इस तरह का इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकता है। तो जिस वक्त 470 की बात कर रहे हैं, 472 की, वहाँ क्या लिखा है? ऑर्डर और इंजंक्शन, जिसके तहत किसी व्यक्ति को रोक दिया गया है। तो वहाँ इंजंक्शन मेरे ख्याल से या तो लेजिस्लेचर से मिस हो गई है। ऑर्डर को मान सकते हैं कि ऑर्डर किसी वजह से, बट वो किस वजह से? ऑर्डर भी एक टाइप ऑफ इंजंक्शन है। तो किसी व्यक्ति को कोई मामला कोर्ट में संस्थित करने के लिए क्यों रोका जा सकता है? क्योंकि वो तो उसका प्रोसीजरल राइट है। और प्रोसीजरल राइट किस लिए? ताकि उसका सब्सटेंटिव राइट को वो प्राप्त कर सके, इस वजह से प्रोसीजरल राइट वो करता है। फिर भी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और इस पे ये तय करेंगे कि जब किस तरह का कोई ऑर्डर या इंजंक्शन है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर समय के लिए कोर्ट में जाने से रोक दिया गया है, तो कंपटीशन में हम उस पीरियड को नहीं काउंट करेंगे। ठीक है। थर्ड कहता है कि प्रायर परमिशन लेना है किसी से। जानते हैं हम लोग 197 देख रहे थे, तो हम लोग को प्रायर परमिशन लेना था सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से उसके कंसर्निंग। तो जब वैसे स्थिति में पब्लिक सर्वेंट के कंसर्निंग जब कोई मामला आता है और हम प्रायर परमिशन लेते हैं, तो जिस तारीख को हम एप्लीकेशन डालते हैं उस तारीख, जब वो परमिशन ग्रांट हो जाता है उस तारीख, और बीच के ड्यूरेशन के पीरियड, इन सबको कंपटीशन पीरियड में हम काउंट नहीं करेंगे। तय है। उसके बाद वो कहता है लास्ट कि ऐसी स्थिति है जब वो व्यक्ति एक्यूज्ड या तो इंडिया में नहीं है या फिर इंडिया से बाहर वैसे जगह पे जहां इंडिया का प्रशासन चलता है। ऐसा कौन सी जगह है? इंडिया से बाहर इंडिया का प्रशासन चलता है? एम्बेसी, दूतावास, वहां वो प्रेजेंट नहीं है, या फिर अपने आप को फरार कर चुका है या गिरफ्तारी से बचा रहा है। तो जब तक वो बचा रहा है या जब तक वहां प्रेजेंट नहीं है, उस पीरियड को हम कंपटीशन में काउंट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अपराध हो गया, हमको जानकारी हो गई, ये व्यक्ति 6 महीने तक फरार रहा और उसके बाद जब आया तो वो प्ली ले रहा है कि हम तो यहाँ तो लिमिटेशन पीरियड लग गया। अब नहीं, इसलिए हमने ये प्रोविजन दे रखा है कि ऐसी स्थिति में लिमिटेशन पीरियड नहीं लगेगा और वो व्यक्ति पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है या नहीं? हाँ, लिया जा सकता है, क्योंकि वो कंपटीशन में हम काउंट नहीं करेंगे। ये भी स्थिति हो सकती है कि जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन कोर्ट बंद है। 471 कोर्ट बंद है, मतलब हमारा लास्ट डे जो लिमिटेशन पीरियड का जा रहा है उसी दिन कोर्ट बंद है। तो कोर्ट जिस दिन खुलेगा, चाहे वो गर्मी छुट्टी हो, चाहे एक दिन की छुट्टी हो, या आपका वो बीच बीच में क्या होते रहता है, हम नहीं वो जो मर जाने पे
रेफरेंस वगैरह होते रहता है, हाँ कंडोनेंस रेफरेंस होते रहता है। तो इसलिए उसने एक्सप्लेनेशन में दिया है कि कोर्ट बंद कब होता है। देखिए कोर्ट बंद नहीं होता है, क्योंकि होता यह है कि जब किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के उपस्थित रहना पड़ता है, 24 घंटा पीरियड पूरा, 24 घंटे के अंदर हमको उसको प्रेजेंट करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि रात को मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाते हैं हम उस व्यक्ति को गिरफ्तारी की स्थिति में। तो उसी स्थिति में उस कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, उस पर्टिकुलर कोर्ट के टाइमिंग की बात कर रहा है जिस टाइमिंग में कोर्ट चलता है। यानी टाइमिंग क्या है, वो अप्रैल में बदल जाता है, मतलब जो भी टाइमिंग है, हाँ, तो वो उस पीरियड की बात कर रहा है जिस पीरियड में कोर्ट बंद रहता है। तो जब भी वो कोर्ट वापस खुलेगा तो वैसे स्थिति में फिर मजिस्ट्रेट उस तारीख को कॉग्निजेंस ले सकता है, ये स्थिति। दूसरा है चालू रहने वाला अपराध, कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस। कौन कौन होता है कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस? एब्डक्शन, और एक तो एब्डक्शन है कंटिन्यूइंग ऑफेंस, और दूसरा मान लीजिए कोई व्यक्ति को लाइसेंस लेके कोई बिजनेस करना है और बिना लाइसेंस के बिजनेस कर रहा है, तो वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, वो लगातार कंटिन्यू उस ऑफेंस को कर रहा है। तो वैसी स्थिति में वो हर पल एक नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्रिएट होते रहता है। यह है 472 और 473 कह रहा है कि ये कोर्ट के डिस्कशन के ऊपर है कि वो चाहे तो लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। बस दो चीज़ें सेटिस्फाइड होनी चाहिए, आप अपना डिले जो है वो एक्सप्लेन कर दीजिए कोर्ट को कि किस वजह से आप नहीं आ सके थे उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर, और दूसरा न्याय के हित में यह आवश्यक हो। लिमिटेशन एक्ट में इसी तरह का प्रोविजन सेक्शन 5 भी है, कंडोनेशन के लिए जो आप एप्लीकेशन डालते हैं, बट वहां सिर्फ आपको डिले एक्सप्लेन करना होता है कि क्या आपका प्रॉपर ग्राउंड था जिसकी वजह से आप नहीं आए। इसका मतलब क्या है, क्या प्रॉपर ग्राउंड होगा जिसके आधार पे हम आपको एग्जेम्पशन देते हैं? ऐसी स्थिति होनी चाहिए जो आपके बस में नहीं हो। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं था केस करने का, ये कोई ग्राउंड नहीं है। या कोई व्यक्ति माइनर है, ये कोई ग्राउंड नहीं है। या कोई महिला पर्दानसी स्त्री है, पर्दानसी स्त्री समझते हैं, ये कोई ग्राउंड नहीं मानेंगे। तो क्या ग्राउंड हो सकता है? आप इतने बीमार थे कि आप आ नहीं सकते थे। तो जो ये कब लागू होगा? जब आपका लास्ट पीरियड बीत रहा होगा। इस बीच तो आपके पास 6 महीना, साल भर, 3 साल, इतना समय बीतता है ना। तो जिस तारीख से, लास्ट तारीख से लेके जब आप कोर्ट में पहुंचे हैं तब तक का एक एक दिन का एक्सप्लेनेशन देना होगा। ये नहीं कि लास्ट डे हम क्यों नहीं आ सके। लास्ट डे तो आप आ जाते तो बात हो ही जाती। इस बीच में जो डिले के हैं उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है। और आपको क्या लगता है कि आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया तो कोर्ट मान लेगा? कोर्ट को सेटिस्फाइड होना है। जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी तब आपके इस प्ले को मान लेंगे। लेकिन किस ऑफेंस के कंसर्न? जो 3 साल से नीचे हो जिसके पनिशमेंट, उसी के कंसर्निंग। बाकी के लिए तो लिमिटेशन पीरियड है नहीं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए लिमिटेशन पीरियड नहीं है। आपके लिए सिर्फ 468 का सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट था, और बाकी अगर सवाल पूछ दिया किसी और तरीके से तो बाकी चीजें आपके जानने के लिए जरूरी थी। ठीक है।